जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ दीक्षा दिस साइड एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड फ्लोरिश। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री स्पेशल सीरीज़। क्लास थर्ड है ये, क्लास फर्स्ट एंड सेकंड नहीं देखी देन यू कैन गो एंड वॉच। तो आज हम जो क्लास पढ़ेंगे वो स्पेशली है अशोका से रिलेटेड, मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड। तो वो उस चैप्टर की, उस पर्टिकुलर चैप्टर की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जाम्स में आ सकती हैं, मैंने उसी को उठाया है, ठीक है ना। तो ये नहीं कहिएगा कि हाँ ये आधी इधर की आधी इधर की, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे। चैप्टर पूरा हम डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं वहाँ से। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें स्टार पॉइंट्स में की हुई हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोका ग्रेट रूलर है, हमको सबको पता है। उसके बारे में क्या जानना है ये है कि ऑन हिज इंस्ट्रक्शन, अशोका के इंस्ट्रक्शन पर क्या खुदवाए गए, क्या इंस्क्राइब करवाए गए इंस्क्रिप्शंस। क्या इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? अभिलेख, हिंदी में इनको अभिलेख बोलते हैं, ठीक है ना। तो अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर जिन्होंने अपनी बात को, अपनी कह सकते हैं शिक्षा को या फिर अपने ऑर्डर्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए इंस्क्रिप्शंस का सहारा लिया। इंस्क्रिप्शंस खुदवाए, इंस्क्राइब करवाए, कहाँ पे? पिलर्स पे और रॉक सरफेसेस पे, ठीक है ना। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं। द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड। अब भाई जिस एम्पायर पे अशोका रूल करते थे वो बेसिकली क्या अशोका ने फाउंड किया था? अशोका ने उसकी नींव रखी थी? नहीं, उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने उसकी नींव रखी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने कब रखी? आज से 2300 साल पहले रखी। और उनकी हेल्प किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइज मैन नेम्ड चाणक्य या फिर कौटिल्य बोलते थे। तो हमें क्या याद रखना है? अशोका के ग्रैंडफादर जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे, कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। उनकी हेल्प की चाणक्य या फिर कौटिल्य ने, और उन्होंने एक एम्पायर की जो है कि नींव रखी, जिसको मौर्य डायनेस्टी कहते हैं बाद में। हाँ, तो एक सीरियल आता था टीवी में, याद होगा, टेलीविजन में, कि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य नाम का ही था। मैंने देखा नहीं है, कहीं थोड़ी थोड़ी क्लिप्स देखी हैं उसकी, कि छोटा सा एक बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य का उसने कैरेक्टर प्ले किया है। फिर एक चाणक्य रहते हैं, बहुत ही सीरियस सा कैरेक्टर है, सर पे एक चोटी रहती है उनकी। याद आया तो रिलेट करिए, अपने एक्सपीरियंसेस से अपनी लर्निंग को रिलेट करना सीखिए, तभी आप चीज़ों को काफ़ी देर तक अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसने भी देखा है वहाँ से रिलेट करे। तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि अशोका के दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य 2300 साल पहले इस एम्पायर की, मौर्य एम्पायर की नींव रखते हैं, जिसमें उनकी चाणक्य या फिर कौटिल्य जी हेल्प करते हैं। आगे पढ़ते हैं कि ये जो मौर्य डायनेस्टी है उसमें 3 इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं। पहले चंद्रगुप्त, और जिन्होंने नींव ही रखी, फिर उनके पुत्र बिंदुसार। पूछ सकता है चंद्रगुप्त के पुत्र कौन है, पता होना चाहिए। बिंदुसार, कैन बी आस्क, बिंदुसार के पिता कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। फिर बिंदुसार के पुत्र अशोका, जो कि हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए। तो यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ रहे हैं एक एक लाइन बुक की, वो पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री क्लास 6 हिस्ट्री में कंप्लीट की थी, अभी केवल एग्जाम पर्सपेक्टिव से रिवाइज कर रहे हैं उस चैप्टर को। तो एग्जाम में क्या आ सकता है यहाँ पे कि जो तक्षशिला है, तक्षशिला गेटवे था। कहाँ का गेटवे था? नॉर्थ वेस्ट का। गेटवे मतलब रास्ता, नॉर्थ वेस्ट जाने का जो इंपॉर्टेंट एक गेटवे पड़ता था वो कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ थे? ये तक्षशिला ऊपर नॉर्थ की तरफ है तक्षशिला, तो नॉर्थ की तरफ है तभी तो नॉर्थ वेस्ट जाने का रास्ता होगा ना, ठीक है ना। इसके अलावा इंक्लूडिंग सेंट्रल एशिया, मतलब कि तक्षशिला जो है कि गेटवे था कि नॉर्थ वेस्ट का और सेंट्रल एशिया का। समझ में आई बात? उसके बाद उज्जैन ले ऑन द रूट। उज्जैन कौन से रास्ते पे पड़ता था? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया। मतलब उज्जैन यहाँ पड़ रहा है, मान लो ये उज्जैन है यहाँ पे, यानी कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो उज्जैन इधर है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ आने के रास्ते में उज्जैन पड़ता था, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा मतलब इसमें क्या कह रहे हैं, ये तक्षशिला और उज्जैन, ये जो मौर्य डायनेस्टी थी उस समय 3 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं शहर हुआ करते थे, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। तो तक्षशिला का हमने पढ़ा, तक्षशिला गेटवे था नॉर्थ वेस्ट का और सेंट्रल एशिया का। उज्जैन कौन से रास्ते में पड़ता था? जब नॉर्थ को साउथ आते थे, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि मर्चेंट हो गए, व्यापारी हो गए, या ऑफिशियल्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन हो गए, हो सकता है इन शहरों में रहा करते हों, ठीक है ना। प्रोबेबली, ये कुछ कंफर्मेशन नहीं है। वी नो कि हिस्ट्री कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है, सब हमारी आर्टिकलें हैं, हम जो है कि केवल और केवल इसको मतलब कि मानते हैं, मान्यताएं हैं। समझ आई? आगे देखते हैं। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र, अभी मैंने पाटलिपुत्र की बात की थी ना, तो जो पाटलिपुत्र वाला एरिया था
वो डायरेक्ट कंट्रोल में था किसके, एम्परर के, मतलब एम्परर वहाँ पे डायरेक्ट कंट्रोल करते थे, कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि कौन से शहर में, मतलब ऑप्शन देगा उसमें कि निम्न में से कौन से शहर में जो है कि एम्परर जो है कि मौर्य डायनेस्टी में एम्परर जो है कि डायरेक्टली रूल करा करते थे, तो वो कौन सा था, पाटलिपुत्र था। कौन सा शहर था, पाटलिपुत्र था। आगे देखते हैं कि देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस, और भी एरियाज थे या फिर उन्हें प्रोविंसेस भी कह सकते हैं, और उनमें से ईच ऑफ दीज वाज रूल्ड फ्रॉम अ प्रोविंशियल कैपिटल। अब हर एक प्रोविंस को उसकी प्रोविंशियल कैपिटल रूल करती थी, जैसे कि तक्षशिला या फिर उज्जैन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मौर्य डायनेस्टी के जो समय की बात है, मौर्य टाइम पीरियड की जो बात है, तो उस समय 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन सी सिटीज़ हुआ करती थी, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी थी। एक हमारी पाटलिपुत्र थी, एक तक्षशिला थी और एक उज्जैन थी। क्लियर। तो ये हमने देखा कि जैसे कि जो पाटलिपुत्र था वहाँ पे डायरेक्ट रूल कौन कर रहा था, एम्परर कर रहे थे। उसके अलावा जो अदर एरियाज थे या फिर प्रोविंसेस थी, वहाँ पे रूल कैसे होता था, उनकी प्रोविंशियल कैपिटल के द्वारा होता था। और कौन कौन सी कैपिटल्स थी, तक्षशिला एंड उज्जैन। एंड ये भी पूछ सकता है कि उस समय कैपिटल्स कौन कौन सी थी, तो तक्षशिला एंड उज्जैन, ठीक है। इसके बाद थोड़ी सी व्यापार की बात कर लेते हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट किसके लिए फेमस था, तो नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट्स। किसके लिए, ब्लैंकेट्स। कैसे याद करेंगे, इसकी ट्रिक भी बताई थी जब हम पढ़ रहे थे। देखो सबसे ज़्यादा ठंड कहाँ होती है हमारे यहाँ, कश्मीर में होती है, जम्मू कश्मीर में होती है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर कहाँ पड़ता है, नॉर्थ में पड़ता है। तो ब्लैंकेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पे है, नॉर्थ में। सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पे, नॉर्थ में। तो इस तरह से थोड़ा हम ट्रिक कर सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट किस लिए इम्पॉर्टेंट था, वो ब्लैंकेट के लिए इम्पॉर्टेंट था। और साउथ इंडिया किस लिए इम्पॉर्टेंट था, गोल्ड के लिए और इस प्रीशियस स्टोन्स के लिए। आज भी साउथ इंडिया गोल्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटक में बहुत सोना मिलता है, सुना होगा ना। तो सॉरी ये 2 चीज़ें हमको याद रखनी है कि पूछ सकता है एग्जाम में कि नॉर्थ वेस्ट किस लिए इंपॉर्टेंट था, ब्लैंकेट्स के लिए, और साउथ इंडिया किस लिए, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स के लिए। आगे देखते हैं मेगास्थनीज। अब ये मेगास्थनीज कौन थे, मेगास्थनीज से भी बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं। तो मेगास्थनीज वाज एन एम्बेसडर। कौन थे, एम्बेसडर थे, राजदूत थे। जैसे आज भी होते हैं ना कि भारत का राजदूत ब्रिटेन में किसको नियुक्त किया गया और रिसेंटली किसको नियुक्त किया गया है, ज़रा आप कमेंट करिएगा। और या फिर ब्रिटेन से इंडिया में किसको एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। तो वही वाले एम्बेसडर की बात हो रही है। तो मेगास्थनीज जो कि कौन थे, एम्बेसडर थे। किसने भेजा था इनको, इनको भेजा था ग्रीक रूलर ने। वेस्ट एशिया के ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। कहाँ भेजा था, किसके दरबार में भेजा था भाई, भेजा था चंद्रगुप्त के दरबार में, ठीक है। अब यहाँ से 3 चीज़ें याद रखनी है भाई कि मेगास्थनीज कौन थे, एम्बेसडर। किसके एम्बेसडर थे, सेल्यूकस निकेटर के। किसके दरबार में आए, चंद्रगुप्त के दरबार में आए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमको याद रखनी है। तो अब इनका यहाँ पे क्या मतलब क्या है, तो जो मेगास्थनीज जब चंद्रगुप्त के दरबार में आए तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी कि चंद्रगुप्त के दरबार में क्या होता है, कैसे होता है। तो उन्होंने मेगास्थनीज रोट एन अकाउंट अबाउट व्हाट ही सॉ। तो उन्होंने एक किताब में लिखा, और वो कौन सी किताब थी, ज़रा कमेंट करें, क्योंकि हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बचपन से ये किताब पढ़ते आ रहे हैं। तो मेगास्थनीज ने फिर किताब में लिखा जो भी उन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार में देखा। तो लिखा तो बहुत बड़ा सा था, लेकिन यहाँ पे क्यों जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। अब यहाँ पे शायद थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ी नहीं बहुत दिक्कत होगी, थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट करिएगा। द ओकेजन ऑन विच, अब देखिए इन लास्ट लाइन की बात हो रही है तो मैं यहाँ से पेन हटा रही हूँ ताकि आपको लाइंस दिखें। तो द ओकेजन ऑन विच द एम्परर अपीयर्स इन पब्लिक आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रांड रॉयल प्रोसेशंस। मतलब जब भी एम्परर कौन है, चंद्रगुप्त, यानी कि जब भी चंद्रगुप्त पब्लिक के साथ मिलने जाते थे, पब्लिक में अपीयर होते थे, पब्लिक में आते थे, तो उस दिन को बड़े ही ग्रैंड जो है कि एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता था, एक ओकेजन की तरह मनाया जाता था जब भी चंद्रगुप्त पब्लिक में आते थे। और वो पब्लिक में कैसे आते थे, तो ही इज कैरिंग इन अ गोल्डन पैलंक्विल, सोने की पालकी में। किस में आते थे, गोल्डन पैलंक्विल, वेरी स्टार पॉइंट। चंद्रगुप्त पब्लिक में कैसे आते थे, गोल्डन पैलंक्विल में आते थे। इसके अलावा ही वॉज सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमेन,
ही वॉज सराउंडेड बाई आर्म्ड वुमेन, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किससे सराउंड होते थे, आर्म्ड वुमेन या आर्म्ड मैन। तो मोस्टली बच्चे मैन पे ही टिक करेंगे कि तब कहाँ आर्मीज में विमेन होती होंगी, नहीं जी होती थी, समझ आई, होती थी। और कितनी ज़्यादा सोचो ट्रस्ट वर्दी होती थी तभी जो है कि चंद्रगुप्त को उनके चारों तरफ रखा जाता था। चंद्रगुप्त को ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे थे, पता है, वो 2 या 3 दिन से ज़्यादा एक कमरे में नहीं सोते थे ताकि उनको पे कोई अटैक ना कर दे। उनको खाना देने से पहले उस खाने को टेस्ट किया जाता था। तो ये लेवल था चंद्रगुप्त की सिक्योरिटी का, और तब भी उनकी सिक्योरिटी में कौन था, आर्म्ड वुमेन थी। क्वेश्चन पूछ सकता है, समझ आई, तो यहाँ से गलती हो सकती है। इसके अलावा हिज गार्ड्स, उनके जो गार्ड्स होते थे, गार्ड राइड होते थे, कौन, एलिफेंट्स। उनके गार्ड्स के जो राइड होते थे एलिफेंट्स, वो किससे डेकोरेट होते थे, वो भी गोल्ड एंड सिल्वर से डेकोरेटेड होते थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे 2-3 चंद्रगुप्त जो भी मैगस्थनीज ने देखा और बताया चंद्रगुप्त के बारे में, तो इनमें से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि मैगस्थनीज जो है कि आए थे, एम्बेसडर थे सेल्यूकस निकेटर के, चंद्रगुप्त के दरबार में आए। उन्होंने देखा कि जब भी चंद्रगुप्त पब्लिक में जाते हैं वो एक बहुत ग्रैंड फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, ओकेजन होता है, और वो गोल्डन पैलेंक्विल में आते हैं और उनके चारों तरफ आर्म्ड वुमेन होती हैं, और उनके जो क्या बोलते हैं राइड होते हैं, राइड के जो एलिफेंट्स वगैरह होते हैं उन पे गोल्डन और सिल्वर से डेकोरेशन होती है। और ये भी ध्यान रखना है कि वो एक कमरे में 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं सोते थे ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, और साथ साथ सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, नॉट ट्रस्ट इश्यूज़, सॉरी, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, और साथ साथ वो जो खाना खाते थे पहले कोई चखता था, सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से ही। नेक्स्ट पेज है हमारा। जो अशोका थे तो वो फर्स्ट रूलर थे हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शंस। बताया था ना मैंने कि अशोका ही पहले रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेज को, अपनी बात को पहुंचाने का तरीका, लोगों तक पहुंचाने के तरीका क्या चुना, इंस्क्रिप्शंस खुदवाए, पिलर्स पे, रॉक सरफेसेस पे अपनी बातें, अपने मैसेज को खुदवाया ताकि लोग उसको पढ़ सकें, ठीक है ना। और उनके इंस्क्रिप्शंस किस लैंग्वेज में होते थे, प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में होते थे। देखो प्राकृत में तो इसीलिए होते थे ना कि ताकि प्राकृत लैंग्वेज क्या, ये हम लोग 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं। आप जिस भी एरिया में रहते हैं लोकली जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज कॉल्ड द प्राकृत लैंग्वेज। और प्राकृत लैंग्वेज में इसीलिए था कि जो जनरल पीपल है, सामान्य जन है, उसको समझ सके। तो उनके इंस्क्रिप्शंस 2 स्क्रिप्ट में थे, ब्राह्मी और प्राकृत और ब्राह्मी, ठीक है ना, इतना याद रखेंगे। आगे देखते हैं कलिंग वॉर बहुत ही फेमस है, उससे क्या क्वेश्चन आ सकता है वो देखते हैं। कलिंग था क्या बेसिकली, तो कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। कोस्टल मतलब क्या, ओडिशा मतलब क्या, कोस्टल ओडिशा। देखो ओडिशा किस साइड पे, इधर थोड़ा नीचे देखिए, ओडिशा इस साइड पे है ना, तो कोस्टल ओडिशा, समुद्र के किनारे वाले ओडिशा को क्या बोलते थे, कलिंग बोलते थे। तो कलिंग जो है कि एंशिएंट नेम था, पुराना नाम था कोस्टल ओडिशा का, ठीक है। तो अशोका फॉट अ वॉर टू कन्क्वेर कलिंग। अशोका ने कलिंग को जीतने के लिए लड़ाई लड़ी। कलिंग एक्चुअली ये भी हमने डिस्कस किया था कि कलिंग जो है कि बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस कह सकते हैं एक तरह से राज्य था। वहाँ के क्राफ्ट पर्सन बहुत अच्छे थे, वहाँ की नेवी बहुत अच्छी थी, नेवी ऑफिसर्स, मतलब ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो अशोका जो है कि चाहते थे उसको जीतना, उनके पूर्वज भी चाहते थे बट वो नहीं जीत सके। तो अशोका वॉज लाइक कि मैं जीतूंगा, ठीक है ना। तो अशोका ने, और इसके पहले उन्होंने शायद कोई ट्रीटी वगैरह भी करने की कोशिश की थी, लेकिन कलिंग वालों ने जो है कि वो नहीं घुटने टेकना चाहते थे। भाई अच्छा राज्य था, खुशहाली से लोग जीवन यापन कर रहे थे, बहुत ही बुद्धिजीवी वहाँ रहा करते थे, तो बहुत अच्छा था कलिंग। दैट्स वाई वो चाहते थे कि हम उसको अपने स्टेट में मिला लें। तो अशोका ने क्या किया, अशोका ने लड़ाई लड़ी कॉन्क्यूर करने के लिए कलिंग को, लेकिन ही वॉज सो हॉरिफाइड, मतलब ये बहुत बड़ा नरसंहार हुआ बेसिकली। जो कलिंग की जो लड़ाई हुई उसमें बहुत खून खराबा हुआ। तो अशोका डर गए, इतना ज़्यादा वायलेंस देख करके, इतना ज़्यादा ब्लडशेड देख करके, इतना जो है कि देख करके वो इतना डर गए कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आज के बाद से उन्होंने डिसाइड किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। ही हैड डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्म, और उन्होंने क्या डिसाइड कर लिया, ऑब्जर्व धम्म को अपनाएंगे। एंड धम्म क्या है,
अभी आगे बताएंगे। उन्होंने धम्म को अपनाने का निर्णय लिया, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट, और साथ साथ लोगों को बताने का भी, और इसीलिए उन्होंने इंस्क्रिप्शन का सहारा लिया था। समझ आई बात। तो कलिंग वॉर की वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा गए इतना नरसंहार देख करके, और उन्हें वॉर करने का, युद्ध करने का निर्णय ही छोड़ दिया। एंड ही वॉज द फर्स्ट रूलर इन द वर्ल्ड जो एक जगह को जीत करके भी उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया, मतलब कलिंग जीता लेकिन उसको लिया नहीं, है ना। इसके अलावा उन्होंने धम्म अपना लिया और साथ साथ लोगों को भी इसके बारे में बताने का निर्णय लिया। आगे देखते हैं धम्म क्या है। धम्म एक प्राकृत शब्द है जिसका मीनिंग क्या होता है, जिसका मीनिंग होता है धर्म। धर्म को प्राकृत लैंग्वेज में, मतलब लोकली कह सकते हैं, स्थानीय भाषा में धम्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो अशोका का धर्म क्या था, तो अशोका का धर्म बेसिकली आगे देखते हैं। अशोका धर्म डिड नॉट इवॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और अ परफॉर्मेंस और सेक्रीफाइस, मतलब कि किसी स्पेशल भगवान की, स्पेसिफिक आइडल की, प्रतिमा की पूजा करना नहीं था उसका धर्म, या फिर कोई स्पेशली परफॉर्मेंस या फिर सेक्रीफाइस करना, मतलब कि परफॉर्मेंस या सेक्रीफाइस के, जैसे मंदिर में जो भी परफॉर्मेंस की जाती है, यज्ञ या हाथ जोड़ के पूजा करना है, फिर मस्जिद में जो नमाज अदा की जाती है, वॉटेवर जो भी होता है, और जो भी अदर प्रैक्टिसेस मंदिर, मस्जिद और क्रिश्चियन वाले चर्च वगैरह में जो भी होती है, तो ये सब धर्म नहीं था उनका धर्म कुछ और था। उनका धर्म क्या था, उनका धर्म था कि आपस में सब प्रेम से रहें और कोई एक दूसरे के प्रति घृणा भाव ना रखे। मतलब बेसिकली आगे पढ़ते हैं, ही फेल्ट, पेन क्यों नहीं आ रहा, ही फेल्ट दैट जस्ट एज अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रन, मतलब उन्होंने खुद को क्या समझा कि मैं प्रजा के लिए क्या हूँ, फादर हूँ, एक पिता समान हूँ, और मैं अपनी प्रजा को समझा रहा हूँ। ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट्स, बस, ठीक है। मतलब कोई स्पेसिफिक धर्म एक अलग से नहीं बता दिया कि हाँ ये हमारे भगवान होंगे, हम इनकी पूजा एक पर्टिकुलर जगह पे जाके करेंगे, इसके लिए हम ऐसे बैठ करके करेंगे या इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ बुद्धा, वो बुद्धा की टीचिंग से इंस्पायर थे, ठीक है ना। और उन्होंने बहुत ही नॉर्मल रूल्स बताए, जैसे कि वायलेंस नहीं करना, एक दूसरे से प्यार से रहना, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं अपने घरों में उनसे रिस्पेक्ट से बातें करना, एनिमल्स के साथ कोई वायलेंस नहीं करना। तो ये उनका धर्म था, ये उनका धर्म था। समझ आई बात। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी, पूछ सकता है कि अशोका का क्या धर्म था। इसके अलावा जो एक लाइन बीच में छूट गई है कि 8 years आफ्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कंक्वर्ड कलिंग। आई इसलिए लिखा है, अशोक के लिए लिखा है, ये उनके इंस्क्रिप्शन पे लिखी हुई लाइन है कि अशोका ने कलिंग कब जीता, तो 8 साल बाद, मतलब कि राजा बनने के 8 साल बाद उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी वजह से ये लाइन मैंने मेंशन कर दी। आगे देखते हैं क्या है, ही बुद्धा की टीचिंग से वो इंस्पायर थे, आपने देख ही लिया। आगे देखते हैं, ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स, उन्होंने कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया जिनको क्या बोलते थे, धम्म महामता बोलते थे। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते थे, धम्म महामता बोलते थे। किस लिए अपॉइंट किया, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। क्यों जाते थे, टीचिंग पीपल अबाउट धम्म, धम्म के बारे में लोगों को बताने के लिए, यानी कि धम्म का कह सकते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए अशोका ने धम्म महामता को अपॉइंट किया। ये ऑफिशियल्स होते थे। समझ आई। आगे देखते हैं, ही इंस्क्राइब्ड हिज मैसेजेस, उन्होंने अपने मैसेजेस इंस्क्राइब करवाए, किस पे, रॉक्स पे और पिलर्स पे। वो हम आगे ही सबसे पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जो भी उनके मैसेजेस थे, किसके मैसेजेस, जो भी उनके धम्म के मैसेजेस थे, किसके, धम्म के मैसेजेस थे। धम्म क्या होता है, धर्म होता है। अशोका का धर्म क्या था, वही उन्होंने रॉक एंड पिलर्स पे इंस्क्राइब करवाया। और इसके अलावा जो लोग मतलब नहीं पढ़ सकते थे, तो वहाँ पे कुछ लोगों को अपॉइंट भी किया कि तुम लोगों को पढ़ के बताओ जो नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये थे स्पेशली ये अशोका वाले चैप्टर से कुछ द मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आपको लगा ही होगा कि पूरा चैप्टर नहीं है, ये एकदम कह सकते हैं कि गोल्डन पॉइंट्स है ये, और यहीं से आता ही है एग्ज़ाम में और कहीं से नहीं आता। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी एफर्ट कैसी लगी, बेसिकली बहुत टाइम लगता है ऐसी वीडियोस बनाने में। तो अगर आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन,
and subscribe to my channel and share the video, because you know sharing is caring, as I always say. और आगे भी सीटेट की सीरीज आती रहेंगी, सो डोंट वरी। जय हिंद।